फ्रेंड्स, कैसे हो? आज जो हमारा बिहार एएनएम का टॉपिक चल रहा है सीएचएन। ठीक है। सीएचएन में टॉपिक नंबर है 9, स्वास्थ्य सूचना के लिए संचार की अवधारणाएं और विधियां। स्वास्थ्य सूचना के लिए संचार की जो संचार है उसकी अवधारणाएं विधियां क्या होती हैं, आज के इस क्लास में हम ये समझेंगे। ठीक है। तो आप सभी को अगर बैच लेना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी ऐप की लिंक डालूंगी, आप उसमें से बैच परचेस कर सकते हैं और आप डेली जो है टेस्ट उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे आज की क्लास में कि जो स्वास्थ्य की सूचनाएं के लिए संचार और अवधारणा क्या है। आई होप आप सभी को क्लासेस जो है वो समझ आ रही होंगी। अभी से सारी क्लासेस प्रॉपरली अटेंड करनी है और नोट्स साथ साथ बनाना है। मैं हर क्लास में ये बताती हूँ कि नोट्स लास्ट टाइम जब एग्ज़ाम का हमारा 1 वीक या 10 डेज़ बचते हैं तो उस टाइम पे हमारे नोट्स ही काम आते हैं। ठीक है। तो उस टाइम पे क्योंकि हम इतनी क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते, इतना कम टाइम होता है, तो हम नोट्स रिवाइज करते हैं और उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उन्हें मैं बताती हूँ कि इस पॉइंट को हाईलाइट कर लो, तो उन्हें आप साथ साथ हाईलाइट भी करके चलो। क्योंकि ठीक है। अब हम देखते हैं, आज क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। स्वास्थ्य संचार की अवधारणा है, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ कम्युनिकेशन। कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ कम्युनिकेशन क्या है? फर्स्टली तो हम ये देखेंगे कि है क्या, स्वास्थ्य संचार का अर्थ क्या होता है। स्वास्थ्य संबंधी जानकारी को एक व्यक्ति या एनम, जैसे कि आप एनम हैं, आप तो एज एनम देख रही हैं तो एज एनम सोच सकती हैं, से दूसरे व्यक्ति या समुदाय तक इस प्रकार पहुंचाना कि उनके ज्ञान, दृष्टिकोण और व्यवहार में सकारात्मक सुधार आए। ठीक है। तो जैसे कि स्वास्थ्य संचार का अर्थ यही होता है कि एक एनम के अकॉर्डिंग एज ए एनम या एज ए हेल्थ वर्कर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक किस प्रकार पहुंचना है या उनके ज्ञान, दृष्टिकोण और व्यवहार के बारे में पॉजिटिव सुधारात्मक सुधार कैसे आए, ये होता है स्वास्थ्य संचार। ठीक है। अब होता है संचार के मुख्य तत्व, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन है। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन से होते हैं ये हम देखते हैं नेक्स्ट। तो यह संचार एक चक्र की तरह काम करता है, जैसे कि चक्र की तरह राउंड राउंड काम करता है। इसके मुख्य तत्व 5 होते हैं। कौन कौन से मुख्य तत्व होते हैं वो देखते हैं। प्रेषक, सोर्सेस, सेंडर। फर्स्टली होता है हमारा सेंडर। ठीक है। वह व्यक्ति जो संदेश भेजता है, जो एनम होती है, जैसे कि एज ए एनम सोच लो, आपने कोई मैसेज कम्युनिटी में दिया। ठीक है। अब यहाँ पे हो गया दिया क्या, आप तो एक एनम होगी सेंडर, आपने क्या दिया वो हो गया मैसेज। ठीक है। वह जानकारी जो एक मिनट जो दी जा रही है, जैसे कि टीकाकरण या हेल्थ एजुकेशन, ठीक है, वो हो गया मैसेज। चैनल आप किस माध्यम से दे रहे हैं, मीडियम कैसे दे रहे हैं, जिस तरह संदेश भेजा जा रहा है, बोलकर या पोस्टर द्वारा, या आप बोलकर कम्युनिटी में बता रहे हैं या पोस्टर पे एविएट्स के द्वारा समझा रहे हैं, वो हो गया चैनल, किसके माध्यम से। ठीक। रिसीवर वो हो गया जो आपके जो आप चीज़ें जो बता रहे हैं, वो जो सामने वाला पर्सन है जो सुन रहा है, वो हो गया रिसीवर। ठीक। जिसे संदेश दिया जा रहा है, जैसे गर्भवती महिला या ग्रामीण लोग। अब प्रतिपुष्ट फीडबैक में क्या होता है, फीडबैक जो रिसीवर होता है वही फीडबैक सेंडर को देता है, प्राप्त करता है कि प्रतिक्रिया, जिससे पता चलता है कि उससे बात समझ आई या नहीं। फीडबैक गुड फीडबैक भी हो सकता है, बैड भी हो सकता है। ठीक है। फीडबैक ओनली फीडबैक होता है, तो फीडबैक का मतलब ये नहीं होता कि अच्छा ही है। फीडबैक में आप जो फीडबैक देने वाला रिसीवर होता है तो वो कुछ भी दे सकता है, जैसे आपकी बात अगर समझ आई तो बताएगा, उसे क्या समझ आया, कितना है, ये भी बता सकता है। नहीं नहीं आया या आपकी बात से सहमत नहीं है तो वो भी ये बता सकता है। इससे आपको ये लगे पता रहेगा कि आपने जो भी हेल्थ एजुकेशन या फिर जो भी मैसेज दिया है तो वो कितने प्रतिशत तक सक्सेसफुल हुआ है। ठीक है। फीडबैक का ये इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब देखते हैं, सेकंड है स्वास्थ्य संचार की विधियाँ, मेथड्स ऑफ हेल्थ कम्युनिकेशन। मेथड ऑफ हेल्थ कम्युनिकेशन, हेल्थ कम्युनिकेशन कौन कौन से होते हैं। एनएम के कार्य क्षेत्र में संचार की विधियों को मुख्य 3 भागों में बांटा गया है। संचार की जो कम्युनिकेशन की विधियां होती हैं उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी है? इंडिविजुअल मेथड। इंडिविजुअल मेथड का मतलब होता है व्यक्तिगत विधि। इसमें क्या है, यह विधि तब अपनाई जाती है जब किसी व्यक्ति से अकेले में बात करनी, जिसकी प्राइवेसी, किसी पर्सन की या किसी पेशेंट की प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए अगर हम उससे सिर्फ पेशेंट से बात करनी है या किसी एक ही पर्टिकुलर पर्सन से कम्युनिटी में बात करनी है अकेले में, तो उसे इंडिविजुअल मेथड कहते हैं। क्या होता है इसमें? होम विजिट, एनम घर घर जाकर परिवार के सदस्यों से बात करती है। यह सबसे प्रभावशाली तरीका है क्योंकि इसमें गोपनीयता बनी रहती है। ये जो होम विजिटिंग होता है इसमें क्या होता है, हम एक फैमिली के पास जा रहे हैं, एक फैमिली की बातें जो एक फैमिली में ही रह रही हैं, हम अगर ग्रुप में बात करते हैं या चौपाल पे बात करते हैं या एक मीटिंग बैठा लेते हैं, उसमें क्या होती है, जो हमारी प्राइवेसी होती है वो नहीं रहती है। ठीक है। तो अगर हमें किसी पर्सनल बात चीज़ों पे बात करनी है तो हमें होम विजिट करना चाहिए। काउंसलिंग, इसमें क्या होता है, किसी विशेष समस्या जैसे परिवार नियोजन हो गया पर व्यक्तिगत सलाह देना, ये हमें
इंडिविजुअल देनी चाहिए। फैमिली प्लानिंग के बारे में हमें इंडिविजुअल हर एक कपल को अलग अलग बात करनी चाहिए और फैमिली काउंसलिंग देनी चाहिए। व्यक्तिगत चर्चा, आमने सामने बैठकर बातचीत करनी चाहिए। अगर किसी भी पर्सन को आपको इंडिविजुअल मेथड के या कोई फैमिली प्लानिंग या सारी दीजिए, ऐसा नहीं कि आपका फेस कहीं और है, दूसरे का फेस कहीं और है। आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए अगर आप जिस टाइम पे काउंसलिंग कर रही हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट है हमारा ग्रुप मेथड। ग्रुप मेथड में क्या होता है, 2-3 फैमिलीज़ या 4-5 लोग, कम्युनिटी के अलग-अलग फैमिली के लोग मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं और ग्रुप में आप कम्युनिकेट या उन्हें काउंसलिंग करती हैं। इसमें ये कब दी जा सकती है ग्रुप मेथड, जब एक ही प्रकार की समस्या या रुचि वाले लोगों के समूह 15 से 20 लोगों को जानकारी देनी। सबकी मतलब 15 से 20 लोग हैं कम्युनिटी में, जैसे सबकी एक ही प्रॉब्लम है, तो आप क्या करेंगे, उनको एक साथ इकट्ठा करेंगे और सबको एक साथ काउंसलिंग करेंगे, ठीक है। डेमोंस्ट्रेशन करके दिखाना, जैसे कि ओआरएस का घोल बनाना या हाथ धोने का सही तरीका, ये सीखने का सबसे अच्छा तरीका होता है। ऐसे ये सारी चीज़ें ना ग्रुप में होती हैं। ऐसे क्या, एक बार आपने बताया और वो बहुत सारे लोगों को समझ आया, बहुत सारे लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँची, तो ये सारी चीज़ें जो हैंड वॉशिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं, जो डेमो वाली चीज़ें होती हैं, ये ग्रुप मेथड में ही बेनिफिशियल होती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं समूह चर्चा। ग्रुप डिस्कशन कब करते हैं, लोगों को इकट्ठा करके किसी विषय पर उनके विचार और सही जानकारी देना। ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, लोगों को इकट्ठा करना और फिर क्या करते हैं, उनके विचार जानने की कोशिश करते हैं और उन विचारों में क्या सुधार करना है या उनके विचार कितना हद तक सही हैं, इस पर डिस्कशन करना होता है, ठीक है। लेक्चर में क्या करते हैं, किसी विषय पर भाषण देना होता है। यह तुलनात्मक रूप से कम प्रभावी है क्योंकि यह एक तरफा होता है। लेक्चर में क्या होता है, जैसे कि जो हम क्लासरूम में हमारे जो लेक्चरार होते हैं वो लेक्चर देते हैं, ठीक है, और हम जो स्टूडेंट्स होते हैं यहाँ, तो ये सुन लेते हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा काफ़ी हद तक इसलिए कम होता है क्योंकि उसमें फीडबैक का ऑप्शन नहीं होता है। आप लेक्चरार जो होता है अपना लेक्चर देता है और चला जाता है, ऐसे नहीं पूछता आपको मेरा लेक्चर कैसा आया, पसंद आया नहीं आया। तो ये थोड़ा-सा होता है, कम प्रभावी होता है। अगर आपको नहीं भी पसंद आए तो भी आप नहीं बोलोगे, चुपचाप बैठे रहोगे, ठीक है। तो भूमिका निर्वहन, रोल प्ले क्या होता है, नाटक के माध्यम से स्वास्थ्य संदेश देना। नुक्कड़ पे या फिर एक चौपाल पे कहीं पे एक छोटा-सा, मतलब 4-5 लोग मिलकर किसी बीमारी को लेके या किसी अवेयरनेस, जैसे मलेरिया के लिए मच्छर ऐसे आता है, मच्छर ऐसे काटता है और ऐसे फैलता है। तो इन सारी चीज़ों का एक डेमोंस्ट्रेशन, एक नाटक तैयार करेंगे और लोगों को बताएँगे, सिखाएँगे कि ऐसे-ऐसे ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये सब कहाँ पे करते हैं, हम ग्रुप मेथड में करते हैं, सारी चीज़ें ग्रुप मेथड में। ऐसा क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन-सा ग्रुप मेथड में नहीं आता है, तो एक आ जाएगा फैमिली काउंसलिंग, ठीक है, या फैमिली प्लानिंग, और बाकी इसमें से ऑप्शन आ जाएँगे ग्रुप डिस्कशन, लेक्चर, रोल प्ले। तो आपको सारी चीज़ें ना बिल्कुल याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि आपको ये नहीं सोचना है कि हमें बस एग्ज़ाम निकालना है, आपको एक बेस्ट एएनएम बनना है, ठीक है। तो आपको ये सोच के चलना है कि हमारे पास, मैं कम्युनिटी में गई हूँ और मेरे सामने ये चीज़ मुझे फेस करनी है, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा कि आप आज के लिए नहीं या एक एग्ज़ाम के लिए नहीं, अपनी लाइफ़ के लिए पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। मास मेथड, इसमें क्या होता है, जनसंचार विधि। जब बहुत बड़े स्वास्थ्य समुदाय को एक साथ जानकारी देनी हो, कोई बहुत बड़ा समुदाय या पूरे गाँव को, या फिर बहुत ज़्यादा लोग हैं, 10, 20, 30, 40, तो उन लोगों को एक साथ में जानकारी देनी है। इसमें क्या, ये कैसे करेंगे, प्रदर्शनी, एक्साबिटेशन, मेलों या स्वास्थ्य केंद्र पर चार्ट या मॉडल लगाना। मेल करेंगे अगर ऑनलाइन या डिजिटल है, तो अगर मेल सबकी बनी हुई है, या मतलब अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा अच्छे से हो पाता है, रूरल एरियाज़ में नहीं हो पाएगा। स्वास्थ्य केंद्र पर चार्ट, ये चार्ट मॉडल बनाना, ये हो जाएगा। पोस्टर और बैनर, पोस्टर बैनर पर बड़े-बड़े फिगर या चित्र बनाना और फिर उन्हें लोगों के मतलब इधर-उधर रोड की साइड, इधर-उधर गाँव में, गलियों में जो मेन-मेन चीज़ें होंगी, चौराहा टाइप का, वहाँ पे लगाएँगे। दीवारों पर स्लोगन या चित्र लगाएँगे, किसी मलेरिया मुक्त भारत के लिए या फिर सफाई के लिए, ऐसे-ऐसे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, रेडियो और टीवी, बड़े स्तर पर स्वास्थ्य विज्ञापन करेंगे, जैसे 2 बूंद ज़िंदगी के। इसमें क्या होता है, पोलियो का इसमें ऐड होता है। सोशल मीडिया, वर्तमान में व्हाट्सएप और फेसबुक के ज़रिए स्वास्थ्य संबंधी वीडियो साझा करेंगे। जैसे कि आजकल क्या हो गया है कि डिजिटल बहुत ज़्यादा फ़ोन और डिजिटल इंडिया हो रहा है, तो व्हाट्सएप और फेसबुक के ज़रिए सभी के पास होता है, तो उससे उससे क्या होंगे, इन्फॉर्मेशन, हेल्थ एजुकेशन वाली वीडियोज़ सेंड करेंगे कि ऐसे-ऐसे ये बीमारी फैलती है और ऐसे हमें बचाव करना है। तो ये होता है मास मेथड, बहुत ज़्यादा लोगों में जानकारी को फैलाना। ठीक है। अब हम देखते हैं प्रभावी संचार के लिए आवश्यक बातें। प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिके आपने कम्युनिकेट तो किया, ठीक है। अब उसे इफेक्टिव कैसे बनाना है? इफेक्टिव का मतलब होता है प्रभावशाली। उसे कैसे लोगों को ये लगे कि हाँ, आप एक सीरियस, या आपकी बात सही हो सकती है काफ़ी हद तक। तो वो कम्युनिकेशन का ही एक मेथड होता है। आपके पास वो स्किल होनी चाहिए। कैसे करेंगे वो स्किल? एक एएनएम को संवाद करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन-कौन सी? जैसे विश्वसनीयता,
या क्रेडिबिलिटी, जो जानकारी आप दे रही हैं वो वैज्ञानिक और सही होनी चाहिए। जो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रही हैं वो नहीं कि आपने जो मन में आया वो बोल दिया, वो बिल्कुल सही सटीक होनी चाहिए। इन केस अगर बाद में कोई और आता है उस टॉपिक पे कुछ बताता है या उन्हें कहीं और से पता चल जाए तो उनके माइंड में कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो अगर एक बार कन्फ्यूजन आ गई तो उनको ये लगेगा कि आप झूठ बोलती हो या आप ऐसे ही बोलती हो कुछ भी, ठीक है? तो विश्वास ज़रूरी होता है। क्लियरिटी, भाषा सरल और स्थानीय बोली में होनी चाहिए, जैसे कि जो लोकल लैंग्वेज है उसका उससे मिलती-जुलती लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए, ऐसी लैंग्वेज जो उन्हें समझ आए नॉर्मली सिंपल, ठीक है? तकनीकी शब्दों या मेडिकल जॉर्जन से बचना चाहिए। अपना मेडिकल लैंग्वेज या फिर जैसे हिंदी वाले लोग हैं, आप इंग्लिश इंग्लिश बोल रहे हो या मेडिकल जैसे कि ब्लड बोल रहे हो, अगर उनको ब्लड समझ नहीं आता तो आपको खून बोलना है, ठीक है? तो उनको ऐसी लैंग्वेज यूज़ करनी है जो कम्युनिटी के लोग या जो सामने आपके हैं जिसको आप काउंसलिंग कर रही हैं, उसे समझ आए, ठीक है? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या होता है जब आप भी हेल्थ एजुकेशन या लोगों के साथ ग्रुप डिस्कशन कर रही हैं, तो आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो बोले जा रहे हैं, आपसे कुछ पूछ रहे हैं और आप बोल रहे हो, एक बार बोलने पे बोल रहे हो, नहीं दोबारा बोलो मैंने सुना नहीं। तो अगर आप ऐसे करते तो उन्हें ऐसा लगता है कि सामने वाले में तो इंटरेस्ट ही नहीं है, तो फिर वो अपनी सारी जो चीज़ें होती हैं, जो बोलना चाहते हैं, जो डाउट होता है, वो भी नहीं पूछते प्रॉपरली। संदेश ऐसा हो जिसमें लोगों की रुचि हो। आप जो बोल रहे हैं उनसे, जो आप उन्हें बता रहे हैं, तो अगर आप उनमें इंटरेस्टेड हैं या नहीं है, अगर नहीं है तो उनको ऐसे बताओ कि उन्हें इंटरेस्ट आए, तो उनकी ज़रूरतों से जुड़ा हो, उनको जिस चीज़ की नीड है या जैसे कि कोई समाज में मलेरिया फैल रहा है और आप एड्स पे बता रहे हैं, एचआईवी पे बता रहे हैं, तो उन लोगों को इंटरेस्ट नहीं आएगा। अगर आप मलेरिया का ही सॉल्यूशन बताएँगे तो वो जल्दी इंटरेस्टेड होंगे और उससे बचाव के लिए आपकी बातों को सुनेंगे, ठीक है? एम्पैथी, समानुभूति में क्या होता है, सामने वाले की भावनाओं को समझना, उनके साथ सम्मान से पेश आना। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ आप अपनी बातें बोल रहे हो, सामने वाले ने अगर कुछ बोल दिया तो हँसी-मज़ाक कर रहे हो, अगर उसकी बात कोई गलत है। तो मज़ाक नहीं उड़ाना है, हँसना नहीं है लोगों के सामने। तो आपको क्या करना है कि उनकी भावनाओं का सम्मान करना है, अगर वो कहीं भी किसी हद तक कोई भी बात उनकी गलत है, तो आपको उसे पॉज़िटिव वे में समझाना है। ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति में क्या होता है, संदेश को बार-बार दोहराना ताकि वह याद रहे। अगर कोई आप हैंड वॉशिंग या अ, हेल्थ हाइजीन या ओआरएस के बारे में आप बता रही हैं, तो आपको क्या करना है, वो इस डेमो को 1, 2, 3 बार करना है ताकि लोगों लोगों को अगर एक बार में कोई कन्फ्यूज़न हो तो नेक्स्ट टाइम में क्लियर हो जाए, नेक्स्ट टाइम में कोई कन्फ्यूज़न हो तो थर्ड टाइम में, ठीक है? तो ऐसे क्या करना है, आपको 2-3 बार वो चीज़ें क्लियर करनी है और बार-बार दोहराना है। अब बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के बैरियर्स क्या-क्या होते हैं, बाधाएँ क्या-क्या आती हैं हमें संचार में, ठीक है? तो वो देखते हैं हम यहाँ पे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि कम्युनिकेशन तो हर एक करना चाहती है, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन हर इंसान करना चाहता है सामने वाले से या कोई बॉस से। तो उसमें क्या हो जाता है कि कुछ बैरियर्स होते हैं वो आते हैं। अक्सर संचार के दौरान कुछ रुकावटें आती हैं, जिन्हें हमको दूर करना चाहिए, ठीक है? कौन-कौन सी? भाषाई बाधा, स्थानीय भाषा की जानकारी ना होना। अब ऐसा ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आप यूपी या बिहार से हैं, आपकी पोस्टिंग अगर केरला या फिर ये जो आपका महाराष्ट्र या फिर ऐसी जगह हो जाए छत्तीसगढ़ जहाँ पे जो लैंग्वेज होती है जैसे केरला में फॉर एग्जांपल मलयाली यूज़ होती है, आपने हिंदी भोजपुरी आपको आ रही है, तो आप क्या करेंगे वो उनकी जो लैंग्वेज है, तो कुछ लोगों को तो आएगी आपकी हिंदी, ठीक है? और मलयाली जो है उनके लोकल होते हैं जो उनको मलयाली ही आ रही है, आप उनसे हिंदी में बात कर रहे हो, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। तो ये सबसे बड़ा बैरियर हो जाता है, ठीक है? लैंग्वेज का। नेक्स्ट है सांस्कृतिक बाधा, गलत मान्यताएँ या रीति-रिवाज। कुछ समाज में ये होता है कि गलत मान्यताएँ हो जाती हैं, कुछ रीति-रिवाज पुराने ज़माने से होते हैं कि हमें इम्यूनाइज़ेशन नहीं करना है, इससे ये होता है, उससे होता है। तो इससे भी क्या होता है कम्युनिकेशन में बैरियर आता है, वो आपकी बातों को सुनना ही नहीं चाहते, ना ही समझना चाहते होते हैं। मनोवैज्ञानिक बाधा, डर, झिझक या अविश्वास। कुछ लोग जो होते हैं कम्युनिटी में उनके अंदर थोड़ा डर होता है, कुछ भी पूछने से या बोलने से पहले झिझकते हैं या फिर आप पे भरोसा ही नहीं होता है, ठीक है? जल्दी या फिर उन्हें किसी पे भी भरोसा नहीं होता इसलिए वो अपनी चीज़ें जो होते हैं, डाउट जो होते हैं, वो किसी से पूछते नहीं हैं। तो ये भी एक कम्युनिकेशन का बैरियर है। भौतिक बाधा, शोर-शराबा या बैठने की सही व्यवस्था ना होना। जैसे कि आपने जो अपनी ग्रुप डिस्कशन है आप तो ये आपने क्या किया, बाज़ार है, बाज़ार के बीचों-बीच में अपना ग्रुप डिस्कशन इकट्ठा कर लिया लोगों को, ठीक है? तो अब क्या हुआ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर-शराबा है, बैठने की भी सही व्यवस्था नहीं है, कोई इधर से आ रहा, कोई उधर से आ रहा। तो ये भी एक बैरियर कम्युनिकेशन है। फिर वहाँ पे लोग आपकी बातों पे ध्यान थोड़ी ना देते हैं, लोग बस अपने आप को बचाते हैं, कोशिश करते हैं कैसे सुना जाए, कैसे इस वॉइस को अवॉइड किया जाए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं बैरियर की, ठीक है? अब हम देखते हैं आईईसी और बीसीसी सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं इस जो हमारा टॉपिक चल रहा है इसमें से आईईसी और बीसीसी। आईईसी क्या है? एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। इसका फुल फॉर्म याद रखना आई इन्फॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, ठीक है? बीसीसी का है बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन। इसका भी फुल फॉर्म याद रखना बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन, ठीक है? तो इसका उद्देश्य केवल क्या होता है आईईसी और
बीसीसी में थोड़ा सा डिफरेंट है, वो हम समझेंगे क्या है। इसका उद्देश्य केवल जानकारी देना है और लोगों को शिक्षित करना है। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, पोस्टर के जरिए बताना कि मलेरिया से बचने के लिए मच्छरदानी लगाएं। किसी पोस्टर पे बना लिया मॉस्किटो और मच्छरदानी, और फिर कैसे आपने समझाया कि ऐसे ऐसे मच्छर मलेरिया फैलता है, तो अगर मच्छरदानी हम लगा रहे हैं तो मलेरिया से रुकावट हो सकती है। तो इसका जो आईसी होता है उसका मतलब इंफॉर्मेशन एजुकेशन, इन्फॉर्मेशन देनी है और एजुकेशन देना और लोगों को कम्युनिकेट करना। ठीक है, आप इस वर्ड से ही समझ रहे हो इसका मतलब क्या है। बीसीसी बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन, यह आईसी से एक कदम आगे है। कैसे आगे है? इसका उद्देश्य लोगों को सोच और व्यवहार में बदलाव लाना है। जैसे लोग जानते तो हैं हाथ धोना चाहिए, लेकिन धोते नहीं हैं। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन, लेकिन इन्हें असल में हर बार खाने से पहले हाथ धोने की आदत डलवाने बिहेवियर चेंज ही बीसीसी है। जैसे कि उनके पास यहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन भी देनी पड़ रही थी कि मलेरिया जो है मच्छर से फैलता है, बट यहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये थोड़ा सा इससे एडवांस है बीसीसी। इसमें उनको इन्फॉर्मेशन तो है कि हमें हैंड वॉशिंग करनी चाहिए, बट वो करते नहीं है। तो उनका जो है बिहेवियर चेंज करना है कि हमें खाने से पहले हैंड वॉश करना है, इस चीज़ पे उन्हें फोकस करवाने के लिए आपको बताना। तो ये हो गया बीसीसी, बिहेवियर चेंज करना है एक्चुअल में। अब ऑडियो विजुअल एड्स, एवी एड्स क्या होते हैं? एवी एड्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है कम्युनिकेशन में। कैसे? स्वास्थ्य शिक्षा देने के लिए हम किन उपकरणों का उपयोग करते हैं, उन्हें 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन से उपकरण होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं हेल्थ एजुकेशन देने के लिए? विजुअल एड, ऑडियो एड्स एंड एवी एड्स। विजुअल एड्स में क्या होता है, जैसे कि विजुअल मतलब दिखाई दे सामने से, चार्ट, पोस्टर, फ्लैश कार्ड या फ्लैनल, ग्राफ, मॉडल, जिसे सिर्फ देखा जा सकता है। इन सारी चीज़ों को सिर्फ देखा जा सकता है। चार्ट से कोई वॉइस तो आएगी नहीं जो सुन लिया जाए, तो उसे सुना नहीं, सिर्फ देखा जा सकता है। ऑडियो एड्स में क्या होता है, रेडियो रिकॉर्डिंग, लाउड स्पीकर, जिसे सिर्फ सुना जा सकता है। इसमें भी अब इसमें क्या है, सिर्फ वॉइस को सुन सकते हैं, ना कि वॉइस जो बोल रही है उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, रिकॉर्डिंग चीज़ें हो जाती है, लाउड स्पीकर, रेडियो। एवी एड्स में क्या होता है, दृश्य श्रव्य दोनों होते हैं, ऑडियो और विजुअल। एवी एड्स इसलिए है, ऑडियो और विजुअल दोनों होते हैं। जैसे टीवी होगी, आप उसमें आवाज़ भी सुन सकते हो, जो चित्र है वो भी देख सकते हैं। फिल्में, इंटरनेट वीडियो, नाटक में भी आप सामने से देख रहे हैं और वॉइस भी सुन रहे हैं, जिसे देखा और सुना दोनों जा सकता है। ठीक है, अब आता है हमारा परामर्श की गैदर तकनीकी काउंसलिंग टेक्निक्स। कौन कौन से हैं काउंसलिंग टेक्निक्स, वो देखते हैं हम। एनएम को परिवार नियोजन या प्रसव पूर्व जांच एएनसी के दौरान परामर्श देना चाहिए। कौन कौन से परामर्श हैं, उन्हें जो देना चाहिए, गैदर शब्द का प्रयोग किया जाता है परामर्श देने के लिए। एएनसी में परामर्श देने के लिए गैदर वर्ड का यूज़ किया जाता है। अब गैदर वर्ड का फुल फॉर्म या इसका मीन्स क्या है वो देखते हैं। जी से है ग्रीट, लाभार्थी को मुस्कुराकर स्वागत करें। ग्रीट मतलब उसे वेलकम करें, जो आपका लाभार्थी है, प्रेग्नेंट वोमेन है, उसका आप मुस्कुराकर स्वागत करें और कैसी हो, थोड़ी सी फेस पे स्माइल। आस्क, उनकी समस्याओं या ज़रूरतों के बारे में पूछें, उनको क्या प्रॉब्लम है और किस चीज़ की उन्हें ज़रूरत है, इसके बारे में उनसे पूछें। टेल, टी से हो गया टेल, उन्हें उपलब्ध विकल्पों के बारे में बताएं। अगर उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बता दी है तो अब उससे कौन कौन से विकल्प हैं वो आपको टेल करना है, मतलब बोलना है। हेल्प, सही विकल्प चुनने में उनकी मदद। अगर वो कन्फ्यूज हो रही कि नहीं अब मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो आपको क्या करना है, उनके लिए सही क्या है, करंट में, रियल में, एक्चुअल में सही क्या है उस लाभार्थी के लिए, तो आपको उस विकल्प के बारे में उसको चुनने में हेल्प करनी है। एक्सप्लेन, चुने हुए तरीके का उपयोग कैसे करना है यह समझाएं। अब उसने ऑप्शन तो चूज़ कर लिया, ठीक है, अब उसको यूज़ कैसे करना है, उसका बेनिफिट कैसे लेना है, तो आपको उसके बारे में बताना है। एंड रिटर्न रेफर, अगले फॉलोअप या ज़रूरत पड़ने पर वापस आने के लिए कहें। नेक्स्ट टाइम उसे कब आना है आपके पास या कब चेकअप के लिए आना है, तो आप उसे नेक्स्ट टाइम की डेट दें या उसे बताएं। ठीक है, अब प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन देखते हैं क्या है। जब आप किसी गांव में शिक्षा देने जाएं तो इन 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन के प्रिंसिपल्स क्या हैं, ठीक। अगर आप किसी गांव में जा रही हैं हेल्थ एजुकेशन देने, तो आपको कुछ 3 बातें हैं उनका ध्यान में रखना। कौन कौन सी बातें हैं? ज्ञात से अज्ञात की ओर, नॉन टू अननोन, पहले वह बात करें जो लोग जानते हैं। आप उनके साथ ऐसे बात करें कि जैसे कि आपको उनको ये बताएं कि इस टाइम पे बारिश हो रही है, इससे बहुत सारी बीमारियां फैलेंगी, तो उन्हें भी पता है कि हाँ बारिश है, पानी है, उससे बीमारियां फैलेंगी। फिर धीरे धीरे नई जानकारी दी, फिर धीरे धीरे उनको ये बताएं कि ये मच्छर होता है, मच्छर से ऐसे फैलता है, अगर हम पानी को साफ़ करेंगे तो हमें मलेरिया नहीं होगा, मच्छरदानी यूज़ करेंगे। तो उनको धीरे धीरे नई जानकारी देना है कि हमें क्या है और कैसे और क्यों हो सकता है। ठीक है, लर्निंग बाई डूइंग, करके सिखाना, लोगों को खुद शामिल करें, जैसे खुद ओआरएस बनवा कर दिखाएं। आपने पहले एक बार ओआरएस का डेमोन्स्ट्रेशन दिया, आपने बनाया, फिर उनमें क्या करना है, जो इंटरेस्टेड लोग हैं उनको आप बुलाएं कि आप में से कौन है जो ओआरएस का बनाना चाहता है घोल। ठीक है, तो आप ऐसे उनको अगर आप उन्हीं में से लेकर आएंगे और डेमोन्स्ट्रेशन करवाएंगे, उनसे खुद से करवाएंगे, तो उन्हें कॉन्फिडेंस आएगा और उन्हें बहुत ईजी लगेगा। अगर एक बार कर लेंगे तो नेक्स्ट टाइम वो अपने घर पर भी उसे ट्राई करेंगे। ठीक है, और जो बाकी लोग हों उन्हें भी अच्छा लगेगा कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ, इसने कर लिया तो मैं भी कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इफ़ेक्टिव।
मोटिवेशंस, लोगों को यह महसूस कराएँ कि यह जानकारी उनके लिए और उनके परिवार के लिए कितनी फ़ायदे वाली है। जो आप भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उनको ये फ़ील होना चाहिए कि ये जो आपने जो स्किल दी है, उन्हें जो नॉलेज दी है, ये कितनी इफ़ेक्टिव है उनके लिए और उनके परिवार के लिए। संचार की कुछ विशेष तकनीकें होती हैं, कौन-कौन सी विशेष तकनीकें होती हैं संचार की? फ्लैश कार्ड, पैनल, ग्राफ, ठीक है? इनमें क्या होता है, फ्लैश कार्ड क्या होता है? इसमें 10 से 12 कार्ड्स की एक श्रृंखला होती है, जिस पर चित्र बने होते हैं। यह छोटी कहानियों के माध्यम से समझने के लिए बहुत अच्छा होता है, जैसे कि आपने बचपन में पढ़ाई किताबें देखी होंगी, उसपे सिर्फ़ फिगर-फिगर लिखा होता है, जो एक-एक वर्ड में उसके बारे में लिखा होता है। ये राम हो गया, फिर नदी बन गई, वहाँ पे पेड़ लगे, बंदर आ गया, दिखाई दिया फिगर में, ऐसे-ऐसे करके आपने स्टोरी देखी होंगी, ठीक है? उसमें कम वर्ड्स में सिर्फ़ फिगर से ही वो सारी पूरी स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। तो ऐसे ही हमें यहाँ पे भी करना है, वही कार्ड्स वाला यूज़ करना है, फिगर बनाना है, उस और चित्र के बने हैं, इससे छोटी कहानियों के माध्यम से समझा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मच्छर बन गया, जहाँ पे पानी है भरा हुआ है, यहाँ पे मच्छर बैठा हुआ है, फिर मच्छर इधर आया, यहाँ पे एक कोई पर्सन लेटा हुआ है, उसको काटा, ठीक है? और इससे ऑलरेडी मलेरिया था, फिर ये मच्छर यहाँ पे गया, इस पर्सन को भी काटा, ठीक है? इसको मलेरिया फैला दिया, तो अगर हम इसके ऊपर मच्छरदानी लगा लें, तो यहाँ यहाँ से तो काट के आया था, लेकिन अंदर नहीं घुसा, तो इसको मलेरिया नहीं होगा। तो ऐसे लोगों को एक छोटी-सी कहानी के टाइप में समझाना है। ठीक है? अब देखते हैं फ़नल ग्राफ। फ़नल ग्राफ क्या होता है? यह खुरदुरे कपड़े या बोर्ड जिस पर चित्र चिपकाए जा सकते हैं। ठीक है? इसका फ़ायदा यह है कि आप बातचीत के दौरान चित्रों को बदल सकते हैं। एक फ़नल ग्राफ लगाएँ, उसपे क्या होता है, चित्रों को चिपकाएँ और फिर आप साथ-साथ बात कर रहे हैं, आप वहाँ पे दूसरे चित्र भी चिपका कर उसके बारे में बता सकते हैं। ठीक है? ये विशेष तकनीकें होती हैं, कुछ तकनीक अगर अपना लें, तो आपको कैसे मतलब हेल्थ एजुकेशन देनी, कम्युनिकेट कैसे करना है, ये होती हैं सारी चीज़ें। अब देखते हैं डायबिटिक बनाम एंड सोक्रेटिक। सोक्रेटिक और डायडक्टिक में क्या होता है? डायडक्टिक और सोक्रेटिक। डायडक्टिक ये होता है एक तरफ़ा, इसमें केवल एनम बोलती है, जो अनता सुनती है, जैसे भाषण या लेक्चर जिसमें फीडबैक कम होता है। ठीक है? इसमें क्या होता है, आपने गया, बहुत सारे लोग हैं, आपने एक लेक्चर दिया, ऐसा-ऐसा ये करना, वैसे करना और वहाँ से निकल लिए। तो ये हो गया डायडक्टिक मतलब डायरेक्ट। सोक्रेटिक में क्या होता है, दो तरफ़ा, इसमें सवाल-जवाब होते हैं, जैसे कि आपने कुछ बताया, फिर आपने बोला अगर किसी को डाउट है तो कोई क्वेश्चन करो, तो सामने वाले ने कोई क्वेश्चन किया। तो इसमें जो होते हैं कम्युनिकेट होता है आमने-सामने से। हम लोगों से पूछती है इसके बारे में क्या सोचते हैं, या सबसे प्रभावशाली है क्योंकि इसमें जनता सक्रिय रहती है, ठीक है? ये इफ़ेक्टिव होता है, इसमें इसमें लोग जो होते हैं, अगर आप उनसे क्वेश्चन ऐसे पूछते हो, तो वो भी थोड़ा-सा एक्टिव रहते हैं और उन आपकी बताई हुई चीज़ों को समझते हैं। वैसे तो आपने लेक्चर दिया, उसमें तो आधे लोग सोते रहते हैं, ठीक है? तो ये सारी ये है। तो एंड नेक्स्ट है हमारा व्यवहार परिवर्तन की अवस्थाएँ, स्टेजेस ऑफ अडॉप्शन। किसी भी नई स्वास्थ्य आदत जैसे शौचालय का उपयोग को अपनाने के लिए व्यक्ति 5 चरणों से गुजरता है। कौन-कौन से हैं? एआईए एटा मॉडल, ठीक है? तो अवेयरनेस जागरूकता, व्यक्ति को पहली बार जानकारी मिलती है, कौन-सी? इंटरेस्ट, वह उसके बारे में जानना और जानना चाहता है। इवैल्यूएशन में क्या करेंगे? वह सोचता है कि क्या यह मेरे लिए अच्छा है? ट्रायल, परीक्षण, वह इसे एक बार आज़मा कर देखता है। एडॉप्शन, अपनाना, वह उसे अपनी आदत में बना लेता है, ठीक है? एएनएम के लिए टिप, आपका काम केवल अवेयरनेस पर नहीं रुकना है, बल्कि व्यक्तियों को अडॉप्शन तक ले जाना है। अडॉप्शन का मतलब होता है कि आपने कोई हेल्थ एजुकेशन दी, ठीक है? तो उसमें क्या हुआ, पहली जानकारी मिलती है उसे पर्सन को, उसके बारे में वो जानना चाहता है कि आपने अगर कुछ बताया तो ये क्यों है, कैसे है, क्या है, सही है? फिर वो सोचता है, क्या ये मेरे लिए भी ठीक है? और फिर वो सोचता है एक बार आज़मा कर देखता हूँ, और अगर आज़माता है फिर उसे अपनी आदत में शामिल कर लेता है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ़ फर्स्ट स्टेज जहाँ पे आपने अवेयरनेस दी, वहाँ तक नहीं रुकना है। अब उसे अडॉप्शन तक लेके आना है कि वो आपने जो हैबिट बताई है, तो उसे अडॉप्ट करें, उसे अपनाएँ अपनी लाइफ़ में। एंड परामर्श, काउंसलिंग और स्वास्थ्य शिक्षा में अंतर क्या था? यहाँ पे मैंने 2 वर्ड्स यूज़ किए, हेल्थ एजुकेशन एंड काउंसलिंग। तो हेल्थ एजुकेशन और काउंसलिंग में डिफ़रेंस क्या है, वो देखते हैं। लोग अक्सर इन दोनों की समझ ही एक ही दो मतलब क्या होता है कि जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो क्या करते हैं, काउंसलिंग और हेल्थ एजुकेशन को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा-सा अंतर है, बारीक-सा। कौन-सा है? हेल्थ एजुकेशन और परामर्श, ठीक है? विशेषताएँ क्या हैं? लक्ष्य, बड़े समूह को जानकारी देना। हेल्थ एजुकेशन में क्या होता है, बड़े समूह में कोई बहुत बड़ा समूह है, लोग हैं, ग्रुप है, उसमें डिस्कस कर रहे हैं, उसको जानकारी देना, और ये होता है हेल्थ एजुकेशन। काउंसलिंग में क्या होता है, किसी निजी व्यक्ति की समस्या हल करना, किसी पर्सनल व्यक्ति या फैमिली प्लानिंग के बारे में बताना, या किसी कोई एचआईवी पेशेंट्स है, उसे अकेले में उससे काउंसलिंग करना, ये होगी काउंसलिंग। उसे उसकी चीज़ें को समझाना और उस बीमारी के बारे में बताना, एक ही पर्सन, तो वो काउंसलिंग हो गई, ठीक है? प्रकृति सामान्य जानकारी, जैसे जनरल जानकारी देना कि बारिश हो रही है, इसके बाद ये बीमारियाँ फैल सकती हैं, इसके बारे में। काउंसलिंग में क्या होता है, विशिष्ट और गोपनीय,
चीज़ें बतानी होती हैं, ठीक है। संबंध शिक्षक और छात्र जैसा होता है। हेल्थ एजुकेशन में क्या होता है, जैसे कि आपका लोगों के साथ जो रिलेशन होता है वो एक एजुकेटर और एक स्टूडेंट जैसा हो जाता है। और काउंसलिंग में क्या होता है, मित्र और सहायक जैसा होता है कि आप लोग उसको ऐसा ऐसे समझाते हैं कि आप उसके बहुत बड़े मित्र हैं, खास मित्र हैं, ताकि तभी वो आपकी बात को समझेगा और भरोसा करेगा। काउंसलिंग में भरोसा, ट्रस्ट का बहुत बड़ा रोल हो जाता है, ठीक है। स्थान स्कूल होता है, जैसे और हेल्थ एजुकेशन कहाँ पे देंगे, स्कूल में दे देंगे, आंगनबाड़ी या क्लिनिक पे दे देंगे। बट काउंसलिंग जो होते हैं एकांत कमरा या एक घर का कोना होता है, जहाँ पे कोई ज़्यादा चीज़ें ना हो, ज़्यादा शोर शराबा ना हो, ज़्यादा लोग ना हो, ठीक। तो इसीलिए काउंसलिंग वहाँ पे दी जा सकती है। अब यहाँ पे संचार के 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन देखेंगे कौन कौन से हैं। एक प्रभावी संदेश मैसेज तैयार करने के लिए 7 नियम याद रखें। कौन कौन से नियम हैं? क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता, आपकी बात पे लोग भरोसा करें। आपकी आपकी ऐसी बात होनी चाहिए कि आपकी बात पे लोग भरोसा करें। संदर्भ, बात माहौल के हिसाब से हो। अगर किसी कम्युनिटी में, ठीक है, माल न्यूट्रिशन हो रहा है, तो आपको माल न्यूट्रिशन के बेसिस पे ही कोई टॉपिक लेके आना है, हेल्थ एजुकेशन देनी है, कम्युनिकेट करना है, उनसे बात करनी, तभी वो चीज़ों पे ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, ठीक है, समझेंगे। सामग्री, जानकारी काम की हो, जो भी आप जानकारी दे रहे हैं वो उनके लिए बेनिफिशियल होनी चाहिए। ऐसे नहीं कुछ भी ऐसे ही बता दें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। स्पष्टता, भाषा सरल हो और जो भी आप बोलें वो सिंपल लैंग्वेज हो और स्पष्ट हो, ठीक है। निरंतरता, संदेश बार बार दिया जाए। जो अगर किसी टॉपिक का इम्पोर्टेंट है तो उसके बारे में 2-3 बार उस एक ही संदेश को बार बार रिपीट करना चाहिए। माध्यम, सही माध्यम का चुनाव, जैसे अनपढ़ लोगों के लिए पोस्टर की बजाय वीडियो हो। अब अनपढ़ लोग हैं किसी कम्युनिटी में और आप क्या किया, पोस्टर पे अच्छा खासा बढ़िया लिख लिख के लगा के दे दिए, ठीक, देखो भाई समझो। अब उन्हें पढ़ना ही नहीं आ रहा है तो समझेंगे कैसे? तो उनको क्या करना, वहाँ पे वीडियो का यूज़ करना है। वीडियो अगर वो प्ले होगा वहाँ से वॉइस भी आएगी, तो वो समझ जाएंगे कि अच्छा ये बात है, ठीक है। तो आपको ऐसे करना है, लोगों के अकॉर्डिंग चीज़ों को लेकर चलना है। कैपेबिलिटी, क्षमता, संदेश ऐसा हो जिसे लोग समझ सकें। आपका जो मैसेज हो वो ऐसा होना चाहिए कि जिसे लोग क्या करें, समझ सकें कि आप क्या बताना चाह रही हैं। जैसे कि एक पोस्टर है, अभी इसके इसके इससे समझेंगे कि कैसे हमें 5C कम्युनिकेशन करना है। अभी मैंने 7C के बारे में बताया, 5C भी है, इसे भी फॉलो कर सकते हैं आप। क्या होना चाहिए आपका जो होता है चॉइस, आपको चॉइस क्या करनी है, कैसे हमें समझाना है लोगों को। जो चॉइस आपने की है वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। आपने जो भी चूज़ किया है, जैसे कि लोगों के अकॉर्डिंग कम्युनिटी में लोग अनपढ़ हैं तो आपने वीडियो चूज़ कर लिया, ठीक है। पढ़े लिखे हैं तो आपने पोस्टर यूज़ कर लिया। तो वो की जो चॉइस है वो करेक्ट होनी चाहिए एंड क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। जो भी आप बोल रहे हैं जिस भी टॉपिक पे वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आधी अधूरी जानकारी आपने लोगों को वीडियो में दिखा दी या पोस्टर पे बना दी। जो भी इन्फॉर्मेशन हो कंप्लीट होनी चाहिए एंड कोहेसिव, बढ़िया होनी चाहिए, ठीक है। ये था हमारा 5C कम्युनिकेशन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा स्वास्थ्य शिक्षा सत्र सेशन की योजनाएं कैसे बनाएं। आपको हेल्थ एजुकेशन की जो सेशन है उसका योजनाएं कैसे बनाएं वो हम देखते हैं अब यहाँ पे, ठीक है, कि प्लानिंग कैसे करनी है, योजना कैसे बनानी है। यदि आपको गांव में किसी विषय पर चर्चा करनी है तो इन चरणों का पालन करें। कौन कौन से चरण होता है जिससे आप गाँव में किसी टॉपिक पर चर्चा करनी है तो कैसे आप एक प्लान बनाएंगी। जरूरत की पहचान, गाँव में कौन सी बीमारी फैल रही है, जैसे इस समय डायरिया ज़्यादा है या मलेरिया है या माल न्यूट्रिशन है, तो ये आपको आपको पहले इन्फॉर्मेशन जानकारी इकट्ठा करनी है, ठीक है। उद्देश्य तय करना कि सत्र के अंत में लोग क्या सीख जाएंगे, कि इस सत्र का अंत है तो लोगों को क्या सिखाना चाहिए और लोग क्या जल्दी सीख पाएंगे, इसका उद्देश्य तय करना चाहिए। विधि का चुनाव, प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे या ग्रुप पर चर्चा से काम चलेगा। जैसे कि डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब है कि लोगों को अगर हम बताएंगे तो अच्छे से समझेंगे, या फिर हम ग्रुप डिस्कशन से भी वो चीज़ों को इफेक्टिव कर सकते हैं। तो ये आपको पहले से ही प्लान करना है, ठीक है। तैयारी, अगर आपको चार्ट या फिर फ्लैश कार्ड या ORS पैकेट के साथ रखना है, ये सारी चीज़ें आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाना है, तो आपके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, एक साथ इकट्ठा होनी चाहिए। मूल्यांकन, अंत में सवाल पूछकर चेक करना कि उन्हें समझ आया या नहीं। आपने जो कम्युनिकेशन किया है, हेल्थ एजुकेशन दी, उसके बाद लास्ट में ये पूछना है कि उन्हें समझ आया क्या नहीं, मतलब उनसे फीडबैक लेना, ठीक है। एंड नेक्स्ट देखते हैं हम बैरियर, बाधाओं को कैसे दूर करें। बाधाएं तो आती हैं लेकिन हमें बाधाओं से डरना नहीं है, बाधाओं को दूर कैसे करना है ये देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में काम करते समय कुछ व्यवहारिक तरीके होते हैं, कौन कौन से, जैसे स्थानीय नेताओं का सहयोग, मुखिया या धार्मिक गुरु से बात करें ताकि लोग आपकी बात को सुने। आप जैसे कि जो बैरियर आ रहे थे कि लोग आपकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे या समझ नहीं रहे, तो आपको क्या करना है, जो गांव के मुखिया या प्रधान हैं या उनके जो धार्मिक गुरु हैं जिनकी बात लोग मानते हैं सुनते हैं, आप उनसे पहले बात करें। अगर आप उन्हें अपनी चीज़ों को समझाएंगे तो उन्हें ज़रूर समझ आएंगी। अगर उन्होंने अपनी कम्युनिटी के लोग से बोल दिया कि हाँ ये चीज़ सही है, हमें फॉलो करनी चाहिए, तो जो कम्युनिटी के लोग हैं जो आपकी बात नहीं मान रहे थे अभी तक, वही फिर उस बात को एक्सेप्ट करेंगे और मान लेंगे, अडॉप्ट कर लेंगे उस बात को, ठीक है। दृश्य साधनों का उपयोग सिर्फ बोले नहीं दिखाएं भी। आप कुछ भी अगर उनसे बोलेंगे, जैसे ORS है,
1 लीटर पानी में लोना है, 24 घंटे तक यूज़ करना, आपने ऐसे बता दिया तो उन्हें वो एक बार सुनेंगे बट यूज़ नहीं करेंगे, उसे प्रैक्टिकली नहीं लेंगे। अगर आप उन्हें डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाएँगे, उनके बेनिफिट बताएँगे, तो वो ज़रूर काफ़ी हद तक उनके ये होता है कि वो यूज़ करेंगे उस चीज़ को। समय का ध्यान, महिलाओं से तब बात करें जब वो घर से काम से फुर्सत हो, जैसे दोपहर का समय। ऐसा नहीं कि सुबह-सुबह पहुँच गए, अब उनको घर में खाना बनाना है, बहुत सारे काम करने हैं, अब कह रहे हैं नहीं हमें ग्रुप डिस्कशन करना है, ठीक है? तो एक बार तो गए आप, बोल देंगी अच्छे से नहीं, दूसरी बार आपने बोल दिया तो फिर हो गई लड़ाई, भगा देंगी, ठीक है? तो सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ-साथ आपको उनकी भी रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है? एंड नेक्स्ट देखते हैं अब हमारे जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ यहाँ पे देखते हैं। तो आई होप आप सभी के सारे एमसीक्यूज़ जो हमारे 20 हैं क्वेश्चन वो सारे राइट होंगे, ठीक है? तो हमारा फर्स्ट है क्वेश्चन, संचार कम्युनिकेशन के मुख्य तत्व कितने होते हैं? अभी हमने पढ़ा है तो आई होप सभी का क्वेश्चन का आंसर जो है वो राइट होगा। यहाँ पे ओहो! यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर है 5, ठीक है? तो हमारे कम्युनिकेशन के मुख्य तत्व कितने होते हैं? 5 होते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वह व्यक्ति जो संदेश भेजता है क्या कहलाता है? जो संदेश भेजता है वो क्या कहलाता है? रिसीवर, चैनल, सेंडर, फीडबैक। तो सेंडर जो होता है मैसेज को सेंड करता है। मैसेज में क्या लिखना है वो हो गया चैनल हमारा। रिसीवर क्या होता है? मैसेज जिसे प्राप्त होता है। फीडबैक जो रिसीवर भेजता है। स्वास्थ्य शिक्षा देने की सबसे प्रभावी विधि कौन सी है? लेक्चर, डेमोन्स्ट्रेशन, पोस्टर एंड रेडियो। तो जो स्वास्थ्य हेल्थ एजुकेशन देने की सबसे प्रभावी विधि होती है डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाना। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैदर तकनीकी का मुख्य रूप से किस कार्य में किया जाता है? गैदरिंग का जो है उपयोग किस कार्य को करने में किया जाता है? टीकाकरण, काउंसलिंग, होम विजिट एंड रिकॉर्ड। तो गैदरिंग का यूज जो होता है वो काउंसलिंग में किया जाता है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5, आईईसी का फुल फॉर्म क्या है? आईईसी का इन्फॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, यही हमारा राइट हो गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य श्रव्य ऑडियो विजुअल का साधन है? कौन कौन सा है? ये क्वेश्चन आप ऐसे नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बिहार एग्जाम में, क्योंकि मैंने दिया है मुझे पता है, ठीक है? तो ऑडियो विजुअल या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखना, यही लेवल होगा, ये ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं। ऑडियो विजुअल का साधन कौन सा है? पोस्टर, रेडियो, टेलीविजन, चार्ट। यहाँ पे ऑडियो विजुअल की बात की गई है, मतलब वॉइस भी होनी चाहिए, ऑडियो भी होना चाहिए, विजुअल मतलब दिखाई भी देना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टेलीविजन हो जाएगा, ठीक है? रेडियो में सिर्फ वॉइस आएगी, पोस्टर में हम सिर्फ देख सकते हैं, चार्ट में सिर्फ देख सकते हैं, टेलीविजन में हम दोनों कर सकते हैं, देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7, होम विजिट संचार की किस विधि के अंतर्गत आता है? होम विजिट जो है संचार की किस विधि के अंतर्गत आता है? सामूहिक विधि, व्यक्तिगत विधि, जनसंचार विधि, इनमें से कोई नहीं। तो जो होम विजिट होता है वो आता है हमारा व्यक्तिगत विधि में, ठीक है? क्योंकि हम होम में किसी एक घर में जाते हैं, ऐसा नहीं कि एक साथ 2 घर में प्रेजेंट हो जाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8, फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड की एक श्रृंखला में सामान्यतः कितने कार्ड होते हैं? 2 से 4 होते हैं, 10 से 12 होते हैं, 50 से 60 होते हैं, 100 से अधिक होते हैं। जो फ्लैश कार्ड होता है उसमें कितने कार्ड होते हैं एक श्रृंखला में? तो 10 से 12 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9, बीसीसी का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल जानकारी देना। अब इसका बीसीसी का आप लोग कमेंट बॉक्स में फुल फॉर्म जो है अभी बताएंगे, क्योंकि मैंने क्लास में बताया हुआ है, ठीक है? केवल जानकारी देना, व्यवहार में बदलाव लाना, अस्पताल की सफाई करना, दवाइयाँ बांटना। बीसीसी का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यवहार में बदलाव लाना। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10, स्वास्थ्य शिक्षा का कौन सा सिद्धांत पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ता है? स्वास्थ्य हेल्थ एजुकेशन का कौन सा प्रिंसिपल है जो पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ता है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, नॉन टू अननोन, ज्ञात से ज्ञात की ओर, अज्ञात से करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, मोटिवेशन। तो पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ता है, कौन सा जोड़ता है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, नॉन टू अननोन, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11 है, किसी सामूहिक समूह चर्चा ग्रुप डिस्कशन के लिए आदर्श व्यक्तियों की संख्या कितनी होती है? ग्रुप डिस्कशन करना है उसमें नॉर्मली मतलब कितने आदर्श जो डिसिप्लिन वे होता है कितने पर्सन होनी चाहिए? 2 से 4 होनी चाहिए,
6 से 12 होने चाहिए, 50 से 100 होने, अनिश्चित अनिश्चित मतलब कितने भी हों उनमें ग्रुप डिस्कशन हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि 6 से 12 पर्सन होते हैं, वो आदर्श ग्रुप माना जाता है ग्रुप डिस्कशन के लिए। दो बूंद जिंदगी का फ्लश पोलियो किस प्रकार के संचार का उदाहरण है? दो बूंद जिंदगी का ये कैसा है? व्यक्तिगत संचार है, सामूहिक संचार है, जन संचार मास कम्युनिकेशन है, या इनमें से कोई नहीं? तो दो बूंद जिंदगी का ये टीवी दूरदर्शन कहीं भी आता है, रेडियो पे भी आता है, तो ये हो गया बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन तक मैसेज पहुँचाना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मास कम्युनिकेशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 है, संचार में फीडबैक का क्या अर्थ है? संदेश भेजने का तरीका, प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया, शोर शराबा या संदेश की भाषा। फीडबैक जो होता है रिसीवर भेजता है, प्राप्तकर्ता की प्रक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 है, एक एनम को समुदाय में बात करते समय किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए? कठिन अंग्रेजी, शुद्ध संस्कृति, स्थानीय सरल भाषा या केवल तकनीकी शब्द। तो वहाँ पे क्या होता है, स्थानीय और सरल भाषा का यूज़ करना चाहिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 है, रोल प्ले संचार की कौन सी विधि है? व्यक्तिगत विधि है, सामूहिक विधि है, अप्रत्यक्ष या लिखित? रोल प्ले क्या है, कौन सी विधि है? रोल प्ले क्योंकि आप कहाँ करते हैं, कोई अकेले किसी घर में तो रोल प्ले करते नहीं है, बहुत सारे लोगों के साथ सामने करते हैं या बहुत एक ग्रुप में करते हैं, तो ये हो गया सामूहिक विधि। ऑप्शन नंबर बी राइट है। ORS घोल बनाना सीखने के लिए सिखाने के लिए कौन सी विधि सर्वोत्तम होती है? लोगों को आपको ORS का घोल बनाना सिखाना है, तो आप इसमें से कौन सी विधि है जो सर्वोत्तम अच्छी मतलब बेस्ट है? भाषण भाषण देना, ORS पे एक भाषण दे देना, अखबार में विज्ञापन देना, डेमोन्स्ट्रेशन करना, एंड लास्ट क्वेश्चन हमारे रेडियो पर बताना। तो ORS बनाने के लिए जो बेस्ट मेथड है वो कौन सा है? डेमोन्स्ट्रेशन देना, ठीक है, करके दिखाना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17, संचार की प्रक्रिया में बाधा बैरियर क्या हो सकता है? क्या बैरियर होता है? भाषा की समझ ना होना, सांस्कृतिक भिन्नता, शोर। तो इस बैरियर में सभी आते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे हमारा उपयुक्त सभी। स्वास्थ्य शिक्षा सत्र शुरू करने से पहले एनएम को सबसे पहले क्या करना चाहिए? हेल्थ एजुकेशन देने से पहले एक एनएम को सबसे पहले क्या करना है? दवाइयाँ बांटना है, जरूरत की पहचान, नीड्स असेसमेंट करना है, रिपोर्ट लिखना है, या सत्र समाप्त करना है? तो सबसे पहले क्या करना है? नीड असेसमेंट लिखना है कि लोगों की क्या, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्लैनेट ग्राफ जो होता है, फ्लैनेट ग्राफ का उपयोग किस लिए किया जाता है? केवल रेडियो को सुनने के लिए, चित्रों को क्रमवार दिखाने के लिए, वजन मापने के लिए, दवा रखने के लिए? तो फ्लैनेट जो ग्राफ होता है वो चित्रों को क्रमवार दिखाने के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। BHSND ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता का पोषण दिवस पर स्वास्थ्य शिक्षा देना किस विधि का उदाहरण है? किस टाइप की विधि का उदाहरण है? जो विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे होता है वो किस विधि, कैसी विधि? व्यक्तिगत है, सामूहिक है, जनसंचार है, टेलीफोन? क्योंकि जो ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस होता है वो लोगों के बीच मनाया जाता है, बहुत सारे लोगों के पास, तो सामूहिक हो गया। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ये था आज की हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन। आई होप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी और समझ आई होगी। किसी को कोई डाउट है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकता है, ठीक है। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू।